पहला टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। W&H, वर्क एंड हीट। कार्य और ऊष्मा की तुल्यता। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी, ये एक नई ब्रांच है और इसको हम टीडी भी कहते हैं। ठीक है, टीडी वेरिएबल्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है इससे पहले, टीडी वेरिएबल्स। नेक्स्ट लिख लीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, बैलेंसिंग फोर्स, किसी वस्तु पे लगने वाले सभी बलों का योग जो होता है वो कितना होना चाहिए, 0। तो वस्तु संतुलन में, संतुलन पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि तापीय संतुलन, ताप का संतुलन कैसे रहेगा। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ टीडी, यानी कि ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मा गतिकी के 3 नियम हैं, जीरो लॉ, पहला लॉ, दूसरा लॉ। अब थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ना, पहला दूसरा तीसरा क्यों नहीं लिखा, अगर 3 नियम है। क्या लिखा है, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट लॉ आगे आएगा, अभी उसमें नहीं आया क्योंकि जीरोथ लॉ के अंडर में भी कई सारे टॉपिक हैं। लिख लीजिए हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, ये टर्म्स ये डिफाइन होंगे, ये सीक्वेंस में ही है, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा। कार्य की पथ पे निर्भरता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th, डिपेंडेंसी ऑफ वर्क ऑन पाथ। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन ये बहुत अच्छा है, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, कार्य की पथ पर निर्भरता। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय क्रम में किया गया कार्य। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी का। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। उसके बाद हैं वेरिएबल प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मा गतिकी के विभिन्न प्रक्रम। आगे मैं लिख रही हूँ, ये लिख लिया आप लोगों ने? लिखिए। लिख लिया, वेरिएबल प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के विभिन्न प्रक्रम। वो कौन सा नंबर था, 8 था? ये 10 है, ठीक है। वेरिएबल प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल प्रोसेस ऑफ, मतलब इस चैप्टर में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। टीडी सिस्टम, ऊष्मा गतिकी के विभिन्न प्रक्रम, प्रोसेस, विभिन्न प्रक्रम, ठीक है। ऊष्मा गतिकी के विभिन्न प्रक्रम, ऊष्मा गतिकी के विभिन्न प्रक्रम। बस ये आपका एक चैप्टर फिनिश होता है, उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका समतापी और उद्दूष्म प्रक्रम है, जो लास्ट टॉपिक है उसी से लिंक दूसरा चैप्टर है इसमें। थर्मोडायनेमिक्स के आपके टोटल 2 चैप्टर हैं और थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ी यूनिट होती है, फिजिक्स की एक अलग ब्रांच, ठीक है।
ये एक देखो, पहली चीज तो थर्मोडायनेमिक्स में हम दो चीजें लेते हैं, एक होती है बॉडी और दूसरा होता है सिस्टम। एक होती है वस्तु और दूसरा होता है सिस्टम। इन दोनों को लिए बगैर हमारा काम नहीं चलना है थर्मोडायनेमिक्स में। हमें बॉडी तो लेनी ही लेनी, सिस्टम भी लेना है। जैसे अभी इससे पहले के चैप्टर में कह रहे थे कि जो हीट है वो एक बॉडी की तक सीमित नहीं रहती, उसके लिए कम से कम दो बॉडी की जरूरत है। तो हीट का ट्रांसफर होगा हमसे, अगर एटमॉस्फेयर को हो रहा है तो ये एक सिस्टम ऑफ टू बॉडीज हो गया, एटमॉस्फेयर और हम। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें वर्क और एनर्जी की, तो हीट एनर्जी की, तो इसमें ये दो चीजें जरूर चलेंगी, एक बॉडी और दूसरा सिस्टम। अगर हम बॉडी के थ्रू काम करते हैं, जैसे वर्क इज डन बाय द बॉडी, ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया हुआ है चीज। अगर कार्य वस्तु द्वारा किया गया है, ठीक है, तो ये किस में होगा? प्लस में होगा। वस्तु द्वारा किया गया कार्य किस में होता है? पॉजिटिव। वस्तु द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव। वस्तु पर कार्य किया जाए, ये क्या है? बॉडी है, ठीक है। वस्तु पर कार्य किया जाए तो वो नेगेटिव है। वस्तु पर कार्य किया जाए तो वो नेगेटिव है। वस्तु द्वारा कार्य किया जाए, यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में लिख लेना, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। ये है वस्तु द्वारा किया गया कार्य और ये है वस्तु पर किया गया कार्य। समझ रहे हो? दोनों में अंतर है। वस्तु, जैसे हम यहाँ पर एक बॉल ले लें, बॉल जो है वो ढलान पर अगर होगी तो वो अपने आप ही नीचे जाएगी, लेकिन अगर बॉल को हम ढलान से ऊपर डालना चाहें तो हमें बॉल पर काम करना पड़ेगा। दोनों में ये अंतर है, एक वस्तु पर काम किया जा रहा है और एक वस्तु द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम भी एक बॉडी है, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो भी हो रहा है वो काम क्या हो रहा है? अपने आप इंटरनल एनर्जी के थ्रू हो रहा है, हम काम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु द्वारा किया गया कार्य प्लस में होगा, वस्तु पर किया गया कार्य माइनस में। वस्तु पर जो हीट आएगी, हीट एनर्जी, वो प्लस में होगी और वस्तु से जो हीट निकलेगी वो माइनस में होगी। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ा है आप लोगों ने? जब हीट अंदर जाती है, किसी रिएक्शन में यूज होती है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। केमिस्ट्री में ये टर्म है, बताइए पढ़ा है? केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन में ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है। केमिस्ट्री में अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन में हीट अंदर जा रही है, हीट हम दे रहे हैं कि हीट उस रिएक्शन से बाहर निकल रही है। अगर अंदर आ रही है रिएक्शन में, हम इस्तेमाल कर रहे हैं हीट को, जैसे हमने दो केमिकल ले लिए, हीट चलाई, तो वो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक, उसमें हीट हम यूज कर रहे हैं। अगर बाहर निकल रही तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक यानी हीट का अंदर जाना, एक्सोथर्मिक यानी हीट का बाहर निकलना। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट अगर अंदर जा रही है तो वो जो हीट होगी वो प्लस में होगी। ये जो मैंने क्यू लिखा है ये एक्चुअल में हीट हो सकता है। इसमें क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में यूज किया, एच डिवाइडेड बाई टी। केवल टाइम की ही तो बात है ना, क्यू और टी एक दूसरे की इक्विवेलेंट है। अगर हम समय को, टाइम को 1 सेकेंड कर दें, क्लियर? तो हम यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो हीट है ये अगर अंदर जा रही है तो ये किस में है? प्लस में। हीट अगर बाहर जा रही है, बाहर निकल रही है, तो वो किस में हो जाएगी? माइनस में। यानी कि अगर वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो हीट बाहर जाती है, हीट बाहर जाती है तो वो माइनस में होती है। यही है इक्विवेलेंसी ऑफ वर्क एंड हीट। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर हीट को अगर हम लेते हैं तो हीट को हम किस में मेजर करते हैं? कैलोरी में। कैलोरी में होगी, और कैलोरी को हम 1 CAL ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम वर्क ले रहे हैं तो वर्क को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? जूल से। किससे? जूल में। यूनिट क्या होती है वर्क की? जूल। 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। 4.18 लिखते हैं जिसको हम 4.2 कर देते हैं, 8 को राउंड ऑफ कर दिया, 2 आ गया, तो 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये वर्क और हीट की इक्विवेलेंसी है, यानी जहां पे हम काम कर रहे हैं, काम हमारे द्वारा किया जा रहा है, वहां पर हीट का लिबरेशन होगा ही होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ही होगा। ठीक है, जहां पर हम पर काम किया जा रहा है वहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हम अगर हीट को निकाल चुके हैं तो उससे हम कार्य बता सकते हैं, अगर हम कार्य को निकाल चुके हैं तो हम उससे हम हीट बता सकते हैं कि कितनी हुई होगी। क्लियर है सबको? चलिए, ये फर्स्ट टॉपिक सबको क्लियर हो गया, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। लिख लिया? सेकंड टॉपिक बताइए।
टीडी वेरिएबल्स मैंने आप लोगों को बताया था, जितने भी अच्छे फिजिक्स हैं उन्होंने अच्छी टीचर के अंडर में पढ़ा है, जैसे आप मेरे अंडर में पढ़ रहे हैं। ये एक फ्रेज है जो मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ था। क्या बताया था भाई? मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं हर बार पहले ही बता देती हूँ इसको। गुड फिजिक्स, मेरे भी एक टीचर थे, बहुत अच्छे थे। गुड फिजिक्स क्या था बताओ? हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। फाइन, अंडर छोड़ दिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म छोड़ दिया अंडर, अगर छोड़ दिया तो ठीक है, क्योंकि उसका भी तो एक वेरिएबल है ना आप लोगों का, इसमें यूज होगा। देखो गुड से क्या बन रहा है? जी, गुड का जी, फिजिस्ट पी, एच, हैव से एच, एस यू वी एफ टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल्स होते हैं। कितने वेरिएबल्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के? थर्मोडायनेमिक्स एक नई ब्रांच है जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैंने पहले भी ये वर्ड यूज किया हुआ है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है ये। मैक्रो का मतलब होता है हम अंदर के छोटे छोटे एक एक पार्टिकल को नहीं देखते हैं, एटम को नहीं देखते हैं, हम बड़ा पूरे जो जितना सिस्टम होता है पूरे को देख रहे होते हैं। सिस्टम के अंदर एक बॉडी भी हो सकती है, 2 बॉडी भी हो सकती है, 4 बॉडी भी हो सकती है, तो ये मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, यही 8 जो है ये थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स में हम स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एक्सीलरेशन, फिर मतलब त्वरण है ना, बल, कार्य, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में। तो वो उसके वेरिएबल थे जिसके द्वारा हम मैकेनिक्स की चीज़ों को के होने वाली ऑब्जर्वेशन, यानी जो एक्टिविटी उनकी हो रही होती है उस पर ऑब्जर्व करते हैं। हाँ भाई ये बॉडी है, ये इतनी स्पीड से चली है, इसने इतनी दूरी तय की है, इतने समय में तय की है, इस पर इतना बल लगा है, इसने इतना कार्य किया है। तो ये जो हम जितने टर्म्स बोल रहे हैं ये सारे क्या कहलाएंगे? मैकेनिक्स के वेरिएबल। उसकी हमने क्या किया, उसकी मेजरमेंट अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन वेरिएबल्स के बिहाफ पे कर दी। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम ये सब नहीं यूज करते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम एक एक बॉडी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम पे ध्यान दे रहे हैं बड़ा सा। के वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वेरी करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो थर्मोडायनेमिक्स के अपने अलग वेरिएबल है, उसको हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, फोर्स, एक्सीलरेशन इन सब में मेजर नहीं करते हैं। हम किस में करते हैं? इन क्वांटिटीज पर करते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? जी फॉर क्या था पहले जो बताया था, आप लोगों को अगर याद है तो साथ ही साथ बताते जाओ। जी मीन्स गिब्स फंक्शन, बताया था। पी मीन्स प्रेशर, नेक्स्ट एच इज हीट, फिर एस मीन्स एंट्रोपी, फिर U मीन्स इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, जो आपके सिलेबस में है और बहुत डिटेल में है, इंटरनल एनर्जी। V मीन्स वॉल्यूम, जिसने पहले नहीं लिखा है वो अभी लिख ले। F है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, और T है टेम्परेचर। ओके, इतने फंक्शन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, यानी इतने वेरिएबल्स में हम काम करते हैं। इन्हीं वेरिएबल्स के बिहाफ पे हम थर्मोडायनेमिक्स की मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो हल्का सा घुमाओ त्रिशा, हल्का सा उधर की साइड, उस तरफ टिल्ट करो। हाँ, और थोड़ा सा और, बस। अब देखिए इसमें कौन कौन से आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, गिब्स फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं आता। प्रेशर आता है, प्रेशर है, हीट है, एंट्रोपी नहीं है, इंटरनल एनर्जी है, वॉल्यूम है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर है।
1 2 3 4 5 5 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स नहीं है। ठीक है, जो आप लोगों के ये लिखे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, इसमें हम इन वेरिएबल्स के से मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, प्रेशर होगा, हीट, इंटरनल एनर्जी होगा, वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट हेडिंग बताइए क्या है। अच्छा, सबकी यूनिट्स पता है आप लोगों को, जो पिछले में गई सबकी यूनिट्स? गिब्स फंक्शन को छोड़ दो, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? मात्रक, प्रेशर का मात्रक पास्कल कह दो सीधे, पास्कल ने डिराइव किया था, जो मैंने अभी इससे पहले दाब चैप्टर जो था आप लोगों का उसमें था पास्कल। पास्कल हो गया। हीट की क्या होती है यूनिट, मात्रक क्या है? कैलोरी। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, एनर्जी है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होगा। वॉल्यूम का मात्रक लीटर या मीटर क्यूब। टेम्परेचर का मात्रक केल्विन या सेल्सियस। ठीक है, तो इतने मात्रक आप लोग यहाँ पर यूज करोगे इन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट हेडिंग बताइए। थर्मल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तापीय साम्य या तापीय संतुलन, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए, मैंने ये 3 बॉडीज ली, 3 बॉडी का सिस्टम बना हुआ है। कौन कौन सी है? ये 3 बॉडी सिस्टम है। क्या है? 3 बॉडी सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में हम हमेशा क्या लेंगे? सिस्टम। तो 3 बॉडी सिस्टम क्या है? ए, बी और सी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ए और बी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन ये अलग अलग सी को जानते हैं। किसको जानते हैं? सी को। तो ए और बी के बीच में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट का ट्रांसफर होकर के इनका टेम्परेचर आपस में बराबर हो सकता है। इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, इसका टेम्परेचर है T। अगर T1 और T आपस में ऊष्मीय साम्य में हैं, यानी इनके बीच का टेम्परेचर बराबर हो चुका है, ये हीट को ट्रांसफर करके एक दूसरे को टेम्परेचर बराबर कर चुके हैं। B और C आपस में तापीय साम्य में है, यानी इनका टेम्परेचर भी आपस में बराबर है। तो A और B का टेम्परेचर भी आपस में बराबर हो जाएगा। लिख लिया? ऊष्मीय साम्य लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग, साइड हेडिंग डाल लीजिए, ऊष्मीय साम्य। उसका मतलब क्या है? ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक, ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में होता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता, जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। इस अवस्था को ऊष्मीय साम्य कहते हैं। इस अवस्था को ऊष्मीय साम्य कहते हैं। ठीक है, ये जीरोथ लॉ इसी से डिफाइन हो रहा है, ऊष्मीय साम्य से। सबको क्लियर है ना क्या हो रहा होगा? यहाँ पर जो 3 अलग अलग टेम्परेचर हैं, वो टेम्परेचर का बैलेंसिंग होना आपस में बहुत जरूरी है, तभी ये सिस्टम बनेंगे, वरना सिस्टम ये बनेंगे ही नहीं, और सिस्टम होते ही होते हैं। क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट हेडिंग बताइए क्या है। फोर्थ, फोर्थ है ना, थर्ड तीसरी हेडिंग हुई है, फोर्थ हेडिंग बताइए।
जीरोथ लॉ हो गया। चलिए यही इसी के साथ ही में था, तो जीरोथ लॉ भी आपको साथ ही में बता दिया है। सबको क्लियर है ना जीरोथ लॉ क्या है? ये जीरोथ लॉ इस सिस्टम पे काम कर रहा है, तो ये एक दूसरे से लिंक है, तापीय साम्य और जीरोथ लॉ। ये तीन सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी कहलाएंगे जब इनका टेम्परेचर आपस का बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? लिख लीजिए आप लोग ये हेडिंग। इसमें एक बार पहले हीट को डिफाइन करना है, फिर कार्य को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को आंतरिक ऊर्जा को डिफाइन करना है। और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हीट के बारे में तो सब लोगों ने पढ़ लिया ना कि हीट होती क्या है। इससे पहले वाले चैप्टर में सब में हीट ही तो चल रहा था। हीट क्या होती है? फ्लोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो वार्मथ या कोल्डनेस का मतलब एक्सपीरियंस कराती है। ठीक है, कि कौन सी बॉडी हॉट है, कौन सी बॉडी कोल्ड है। ये हीट है जिसको हम कैलोरी में मेजर करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं। ये सारा आप लोग पढ़ चुके हो। अब कार्य पे आ जाते हैं। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी, यही होता है। F इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू डी हो गया, P इंटू ए इंटू डी, यही होगा कार्य। सबको क्लियर है ना? P इंटू ए इंटू डी। ए इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं? V एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। जैसे ये बॉडी है ना, इस शेप की हम ले रहे हैं, ऐसी बॉडी है, 3D बॉडी हम बना रहे हैं, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बनाई थी। ओके, इस बॉडी को हमने बनाया, यहाँ से हीट आना शुरू हुई है, तो ये तो एरिया हो गया और ये इसका डी हो गया, लेंथ हो गया। तो एरिया और लेंथ इस बॉडी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या दे देगा? वॉल्यूम। तो ये आपका वर्क का एक नया फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। वर्क इज इक्वल टू पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम है। क्योंकि हमें यहाँ पे फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स तो मैकेनिक्स का वेरिएबल है, हमें किस में लाना है इसको? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल में। थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर भी आता है, वॉल्यूम भी आता है, और वर्क आपका यूज हो रहा है। वर्क जो है इक्विवेलेंट टू हीट होता है, जितना कार्य हम करते हैं उतना हीट उसमें लिबरेट होती है। तो जितना कार्य कर रहे हैं वो हीट की इक्विवेलेंसी उसमें दे रही है। ठीक है, यहाँ पर W इज इक्वल टू पी इंटू वी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। P प्रेशर है और V क्या है? वॉल्यूम। अगर हम इसको dW से रिप्रेजेंट करें तो dW इज इक्वल टू P इंटू dV हो जाएगा। dW इज इक्वल टू P इंटू dV। इन टर्म्स को हम बहुत यूज करेंगे अभी आगे। dW इज इक्वल टू P इंटू dV। कर लिया सबने? यहाँ पर अभी हम वर्क को ही डिफाइन कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी नहीं आई है, हीट पहले से ही डिफाइन हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या आया है? dW इज इक्वल टू P इंटू dV। इसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना होता है। ऐसा सिस्टम हम एक बार नहीं कई बार बनाएंगे, इसीलिए इस सिस्टम को ध्यान से देख लो कि इसमें क्या क्या हम चीजें लेते हैं। एक आपका यहाँ पर होता है पिस्टन, ये है कंटेनर जिसमें कोई भी गैस या कोई भी बॉडी, ज्यादातर गैसेस बॉडी लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ये गैसेस बॉडी फिलअप होती है। बना लीजिए इसको। बारह बज गया है, आप लोगों का ये इसके बाद खत्म कर देने, टाइम हो गया। ठीक है, इसको हम कहेंगे पिस्टन, ये कंटेनर है और ये है सिस्टम। लिख लिया सबने? पिस्टन, सिस्टम, कंटेनर। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये पिस्टन जो है दबा हुआ है तो इसके अंदर की गैस बाहर नहीं निकल सकती है, गैस बॉडी जो है वो बाहर नहीं निकल सकती है। हम इस पिस्टन को या तो कम कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V है, और इस पे जो दबाव है गैस पे पता ही बहुत कम प्रेशर होता है, तो प्रेशर इस कंडीशन में कांस्टेंट है, गैसेस पे हम ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए जितना भी हम दबा देंगे बहुत कम लिमिट, प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब इसका स्टेट का चेंज होना। तो गैस स्टेट में है, अभी मॉलिक्यूल इतने पास नहीं आए हैं कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसीलिए गैस स्टेट में इसलिए प्रेशर ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसका पिस्टन का हम जो है वो दबाएंगे पिस्टन से इस सिस्टम को,
ऐसे दबा दिया पिस्टन से, ऑब्वियसली इसके अंदर वाला जो ये है पोर्शन ये खत्म हो जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा। ऐसे ही हो गया, ये पिस्टन से जो हमने दबाया उससे गैस जो है नीचे आ गई, ऊपर वाले पोर्शन में खत्म हो गई। तो प्रेशर तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो वॉल्यूम था वो अब कम हो चुका है। वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं V डैश हो गया है। तो ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि V माइनस dV, V से कुछ वैल्यू कम हो गई। कितनी कम हो गई, वो है dV, dV वैल्यू कम हो गई है। इसको बढ़ाना चाहें तो आप वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हैं, तो गैस एक्सपेंड कर जाएगी थोड़ा सा, और पिस्टन को हमने ऊपर कर दिया तो उससे क्या होगा, इसका गैसेस का एरिया बढ़ जाएगा और इसका वॉल्यूम इंक्रीज होकर के V प्लस dV हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, dV। तो हमने पिस्टन को दबाने में या ऊपर करने में जो काम किया वो है dW इज इक्वल टू प्रेशर इंटू dV। क्लियर है सबको? इस तरीके से हम ये इस फॉर्मूले को, वर्क के फॉर्मूले को प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और ये सिस्टम बनेगा हमेशा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम P और V में ग्राफ बना रहे हैं और P कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा आएगा, P कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। यहाँ पे तो अभी हमने फिलहाल माना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो इसका काम निकालने के लिए, ग्राफ में कार्य की वैल्यू निकालने के लिए, वर्क की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये PV है। ठीक है, यानी कि y एक्सिस वैल्यू और x एक्सिस वैल्यू मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा वर्क निकालने के लिए, इस ग्राफ का एरिया। ये जो फिगर बनी है ये रेक्टेंगल बनी है, प्रेशर और वॉल्यूम को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, P और V को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, कार्य, वर्क मिलेगा। तो वर्क निकालने के लिए ग्राफ में हमें क्या निकालना चाहिए, एरिया। अगर वेरिएबल है, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, मान लेते हैं इस तरीके का है ऐसा, ये V है और ये P है, तब भी आप इसका एरिया ही निकालेंगे। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यही है ना, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखो यही हो रहा था, हम ऊपर ले जा रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा तो जो एरिया आएगा, यहाँ पे किसका एरिया है, ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का एरिया। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस, बेस ये V की वैल्यू जो भी होगी और हाइट ये P की वैल्यू जो भी आएगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट जो है वो आपका कार्य निकल करके आएगा। तो किसी भी तरीके का ग्राफ हो, आपको अगर कार्य निकालना हो PV ग्राफ में, कौन सा ग्राफ है ये, PV ग्राफ, अगर आपको PV ग्राफ कैसे भी शेप का मिले तो उसमें आपको कार्य निकालने के लिए क्या करना होता है, एरिया निकालते हैं हम। समझ गए, सबको क्लियर है? तो ये कार्य का पूरा आपका डिटेल है, ये आपका आगे भी यूज होना है, अभी एक जगह नहीं कई जगह यूज होगा, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, रिवाइज जरूर कर लीजिए बुक में। ठीक है, लिख लिया सबने?